आ रही हैं और ये दोनों ममालिक की अफवाज की जो पोजीशन है दफाई एतबार से जहाँ जहाँ पर वो मौजूद है, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई चीन हिंदुस्तान के मुकाबले में उसके जो फौजी हैं बेहतर पोजीशन पर बैठे हैं? देखिए, ये मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जो मैं समझ सका हूँ नक्शों से या भारतीय अखबारों से। जी। जो पेंगोंग का इलाका है, झील के सदर्न एरिया में आप देखें तो वहां पे भारत क्लेम करता है कि उन्होंने बाज बड़ी डोमिनेटिंग हाइट्स जो हैं वो कैप्चर की हैं या वो उन्होंने उनको ऑक्युपाई किया है। उसके नतीजे में वो ये कहते हैं कि वो बुलंदी पे अच्छी एडवांटेज पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं भारतीय, जी। और चाइना जो है, चाइनीज ट्रुप्स जो है वो नीचे उनको मैदान में नजर आते हैं, कम हाइट पे बैठे नजर आते हैं, और वो वहां से हमला नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो वहां से हमले के लिए आगे बढ़ेंगे जी। तो इंडियंस उनको मारेंगे। सही। तो यहाँ पे सूरत हाल यूं लगता है कि वो इंडिया के लिए फेवरेबल है सही। और चाइना के लिए फेवरेबल नहीं है, जो हमें इत्तला मिल रही। अब हो सकता है कि ये कोशिश हो कि जहां जहां हालात और सिचुएशन, पोजीशन, ग्राउंड रियलिटी इंडिया के फेवर में है, वहां इंडिया इसको एक्सप्लॉइट करना चाहे और यहां चाइना का इलाका कैप्चर करे, और कैप्चर करके फिर चाइना से ये कहे कि हम आपका इलाका इधर से छोड़ते हैं, आप गलवान वैली से हमारा इलाका छोड़। तो वो कोई सौदेबाजी का किस्सा हो सकता है, वो इंडिया के प्लानर्स के ज़हन में होना चाहिए। जैन साहब, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए गोया के फौजी और जो उनकी अस्करी सतह है वहाँ पर मुज़ाकराती अमल जारी है, बातचीत जारी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ सख्त जाहराना बयान देते हुए भी नजर आते हैं। तो ये जो चीन और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी की मौजूदा सूरत हाल है, इसको मद्देनजर रखते हुए आपकी नज़र में इस कशीदगी का मुमकिन मुस्तकबिल क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि भारत ने अपनी बहुत ज्यादा फौज वहां पे बॉर्डर पे पहुंचाई और धड़ाधड़ पहुंचा रहे, बिल्डअप कर रहे। बिल्कुल सही। और वो इस आड़ में कर रहे, वो कहते हैं कि जी उधर से चाइना कर रहा है लिहाजा हमें भी करना पड़ रहा है, जी। जबकि ऐसा नहीं है। भारत का असल मसला ये है कि ये बहुत सारा बिल्डअप करके तो ये मकाराना तरीके से अचानक चाइना पे हमला करने की ख्वाहिश रखते हैं। ये चाइना के मीडिया में भी और उनके थिंक टैंक ने भी ये कहा है कि हमें खदशा है कि भारत जो है वो अचानक अटैक करेगा। जी। और वो उनका ख्याल है कि ये जो बिल्डअप कर रहे हैं, जितना ट्रुप्स वगैरह सामान ला रहे हैं, ये अक्टूबर के महीने में भी जारी रहेगा और इनकी कोशिश होगी कि नवंबर के महीने में हमला किया जाए। अब इसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये कि नवंबर के महीने में सर्दी हो चुकी होगी, लेकिन वो इतनी शदीद नहीं जो आगे दिसंबर और जनवरी में होगी, लिहाजा ये उससे पहले पहले कुछ काम करना चाहेंगे, लिहाजा उससे भी लगता है कि वो कोई ना कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि भारत को एहतियात करनी चाहिए। ये इस तरह का खेल करने से आग से खेलने के मुतरादिफ है, क्योंकि दोनों एटमी कुव्वतें हैं, भारत भी और चाइना भी। अगर जंग बढ़ जाती है, हालात खराब होते हैं, तो खित्ते में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि ये चीजें बातचीत के जरिए अमन का रास्ता इख्तियार करके हल की जाएं। अगर उसमें दुश्वारियां भी हों तो वो दुश्वारियां जंग करने से बेहतर हैं, बजाय इसके कि आप जंग करके, और फिर जंग में क्या जमानत है कि अगर जंग होती है तो भारत वाकई चाइना से कोई इलाका वापस ले ले। सही है। ये भी तो हो सकता है ना कि इलाका वापस ना ले सके, उल्टा मजीद नुकसान इलाका अपना करवाए। तो ये दोनों चीजें, क्योंकि जंग में तो हार जीत दोनों चीजें हो सकती हैं, लिहाजा ये सारा सोच समझ के काम करना चाहिए। लेकिन ये है कि इन सारी चीजों में जो चीज मिसिंग है, जो आप ठीक है कि बुलंदियों पे बैठे हुए हैं, जी। इसमें जो मिसिंग है वो टेक्नोलॉजी मिसिंग है। जो चीन के पास बहुत अच्छी है। एज किसके पास है? बिल्कुल। और कल को वो आपको कुछ सरप्राइज देता है, टेक्नोलॉजिकल सरप्राइज दे देता है, आप हाइट पे बैठे हुए भी बेकार हो जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो कि आज आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वजह ये है कि 1962 में जंग हुई, और एक जंग अगर होती है, मेरे नुक्ता निगाह से तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है तो अब सन 2020 है, ये तकरीबन 48 साल का दरमियान में, 48 ईयर्स का दरमियान में एक वक्फा मौजूद है। सही। 48 का या 58 का है, 48 का मेरा 60
और 48 ईयर्स है कार्बन। तो इन हालात में आप देखिए कि 48 नहीं 58 ईयर्स बनते हैं ना। सही। अब इन हालात में 58 ईयर्स में दुनिया बहुत बदल गई। चाइना एक बड़ी कन्वेंशनल किस्म की आर्मी थी उस जमाने में, अब वो नहीं है। भारत भी नहीं है, भारत ने भी बहुत तरक्की की है, अपने नए वेपन सिस्टम्स हैं, ये पूरी दुनिया में तकरीबन दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाली कौम है। लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि चाइना ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, उनके अपने मुल्क में तरक्की हुई है जी। और उनके पास टेक्नोलॉजी अपनी है जो कि वो दिन ब दिन उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, दिन ब दिन वो मॉडर्नाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और उनके जहन में अगर कोई मुकाबला है तो वो भारत के साथ नहीं है, वो अमेरिका के साथ। जी। लिहाजा वो अपने आप को अमेरिका के करीब ले जाना चाहते हैं या अमेरिका से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उस लिहाज से भारत तो टेक्नोलॉजी वगैरह चीजें को अमेरिका से खरीदता है, को रशिया से खरीदता है। सही। तो ये पॉसिबल है कि टेक्नोलॉजी जो है उनके पास ज्यादा बेहतर हो और एक टेक्नोलॉजिकल एज के वजह से वो भारत को नुकसान पहुंचा दें या वो भारत को पैंगोंग के इलाके में मजीद इलाका कब्जा न कर दें। बिल्कुल सही। तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन ये है कि अगर जमीन के नुक्ता निगाह से देखा जाए तो जो भारतीय बता रहे हैं वो डेफिनेटली उनको एक एज हासिल है कि वो हेलमेट टॉप पे, ब्लैक टॉप वगैरह पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। ये बड़ी डोमिनेटिंग हाइट्स हैं। सही। और इनके आगे रिज है, रिज लाइन है, शंग्रीला रिज लाइन, सही। वो इनके बिल्कुल सामने और इनके जद में है इंडियन आर्मी। तो बासूरत जंग के नताइज क्या होते हैं ये बहुत पहले से तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन आपका कमाल, आपकी जो मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी, उसका कमाल यही है कि जंग से बचा